आयतनात्मक विश्लेषण भाग 9 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस सीरीज का यह हमारा 9वां और अंतिम वीडियो है। इस अंतिम भाग में हम चर्चा करेंगे कतिपय प्रमुख संकुलमितीय अनुमापनों के बारे में, यानी कि कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन के कुछ एग्जाम्पल्स पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे मर्क्यूरिक आयन और क्लोराइड आयन की टाइट्रेशन, सिल्वर नाइट्रेट और साइनाइड आयन की टाइट्रेशन। साथ ही हम कुछ संकुलमितीय अनुमापनों में काम में आने वाले सूचक जैसे एरियोक्रोम ब्लैक टी, म्यूरॉक्साइड, सोलोक्रोम डार्क ब्लू, कैलमेगाइट, कैल्सीक्रोम आदि के बारे में भी चर्चा करेंगे। हम ये जानेंगे कि संकुलमितीय अनुमापनों में जो सूचक काम में लिए जाते हैं, जो इंडिकेटर प्रयुक्त किए जाते हैं, वो कौन से हैं और उनके रासायनिक संरचना किस प्रकार की है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कुछ प्रमुख संकुलमितीय अनुमापनों की। पहले बात करते हैं मर्क्यूरिक नाइट्रेट और क्लोराइड आयनों के मध्य अनुमापन की, टाइट्रेशन बिटवीन मर्क्यूरिक एंड क्लोराइड आयंस। यह एक सरलतम संकुलन अभिक्रिया है। इसमें संकुल यौगिक सरल उदासीन अणु है और अभिक्रिया जिस तरह से पूरी होती है वह यहाँ स्क्रीन पर दिखाई गई है। मर्क्यूरिक आयन और क्लोराइड आयन मिलकर HgCl बना रहे हैं, जिस पर कि एक धनावेश है। फिर वह एक और क्लोराइड आयन से मिल रहा है तो HgCl2 की संरचना हो रही है। इसी तरह से आगे HgCl3- HgCl4 2- का निर्माण होता है। इन सब में HgCl2 एक स्थायी यानी स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। pH रेंज 3 to 3.5 और ब्रोमोफिनॉल ब्लू की उपस्थिति में सूचक डाइफेनिल कार्बेजोन की सहायता से अंतिम बिंदु ज्ञात किया जा सकता है। तो याद ये रखना है कि मर्क्यूरिक नाइट्रेट और क्लोराइड आयन की जब कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन की जाती है तो pH की जो रेंज है वह 3 से 3.5 तक होनी चाहिए और डाइफेनिल कार्बोजेन इंडिकेटर की तरह प्रयुक्त किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट तथा साइनाइड आयनों के मध्य संकुलमितीय अनुमापन की, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड साइनाइड आयंस। जब किसी क्षार साइनाइड जैसे कि सोडियम साइनाइड के विलयन को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में मिलाया जाता है तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है और जब उसको हम हिलाते हैं तो वह उस विलयन में घुल जाता है। अभिक्रिया के रूप में इसे प्रदर्शित किया जा सकता है Ag++2 cyanide gives AgCN2-। जब यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो AgNO3 की एक अतिरिक्त बूंद सिल्वर साइनो अर्जेंटेट बनाती है। इस कारण विलयन में एक स्थायी अवक्षेप तथा दुधियापन आ जाता है और यही अनुमापन का अंतिम बिंदु है। तो जब हम ये टाइट्रेशन करते हैं और जो श्वेत अवक्षेप बनने लगता है और जब हम कॉनिकल फ्लास्क को जिसमें कि टाइट्रेशन की जा रही है उसको हिलाते हैं तो हिलाने से वह डिसॉल्व हो जाता है और जब अंतिम बिंदु आ जाता है तो जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट की एक भी अतिरिक्त बूंद गिरती है तो वह सिल्वर साइनो अर्जेंटेट बनाता है और फिर यह स्थायी अवक्षेप के रूप में रहता है, हिलाने पर नहीं घुलता है और विलयन में
दूधियापन आ जाता है। तो स्थायी प्रेसिपिटेट से और दूधियापन से पता लग जाता है कि यह अंतिम बिंदु है। जब इस टाइट्रेशन को परफॉर्म करते हैं तो कई बार शार्प एंड पॉइंट यानी कि सही अंतिम बिंदु नहीं आ पाता है। सही अंतिम बिंदु ज्ञात करने के लिए टाइट्रेशन के शुरू में ही टाइट्रेट में थोड़े आयोडाइड आयन और जलीय अमोना विलयन डाल दिया जाता है। तो जो अनुमाप्य है, तो टाइट्रेट है, उसमें थोड़ा सा KI का सॉल्यूशन, जिससे कि हमको आयोडाइड आयन मिल जाए, और थोड़ा लिकर अमोनिया डाल देते हैं। अंतिम बिंदु पर जैसे ही सिल्वर आयन की थोड़ी सी भी एक्सेस क्वांटिटी होगी, थोड़ी सी भी अधिक मात्रा होगी, तो वह आयोडाइड आयन से अभिक्रिया करेगा और एक येलो प्रेसिपिटेट बना देगा, और इस येलो प्रेसिपिटेट से हम क्लियरली एंड पॉइंट को नोट कर सकते हैं। अंतिम बिंदु के पहले यदि थोड़ा बहुत सिल्वर आयोडाइड बनता भी है तो वह टाइट्रेट में उपस्थित साइनाइड से तुरंत अभिक्रिया करके सोल्यूबल सिल्वर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब सिल्वर आयन की साइनाइड आयन से जब टाइट्रेशन करनी है तो अंतिम बिंदु पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है और विलयन में दूधियापन आ जाता है, लेकिन यह एंड पॉइंट शार्प नहीं होता, इसलिए अनुमाप्य में थोड़ा सा KI विलयन, जिससे कि हमें आयोडाइड आयन प्राप्त हो जाए, और लिकर अमोनिया डाल देते हैं। और जब हम अनुमाप्य में यह डाल देते हैं तो अंतिम बिंदु पर जैसे ही सिल्वर आयन की थोड़ी सी ज्यादा मात्रा होगी तो एक येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, और इससे हमें एंड पॉइंट ज्ञात करने में आसानी रहेगी। अब बात करते हैं कि जब हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं तो इंडिकेटर्स के रूप में क्या क्या हम काम में ले सकते हैं। यह हम अपने पहले के कुछ वीडियोस में देख चुके कि सामान्यतः जब हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं तो EDTA को यूज करते हैं, और EDTA टाइट्रेशन में डाइस को इंडिकेटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये जो डाइस होती हैं, ये जो रंजक होते हैं, ये धातु सुग्राही होते हैं। ये रंजक धातु आयन के साथ दुर्बल जटिल यौगिक यानी कि कॉम्प्लेक्स, वीक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिनका रंग सूचक विलयन के रंग से भिन्न होता है। संकुलमितीय अनुमापन का अत्यंत महत्वपूर्ण सूचक एरियोक्रोम ब्लैक टी है। तो सामान्यतः जब भी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की जाती है तो एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त म्यूरेक्साइड, सोलोक्रोम डार्क ब्लू, कैल्मेगाइट, कैल्सीक्रोम आदि इंडिकेटर्स भी काम में लिए जाते हैं। अब हम इन इंडिकेटर्स पर विस्तृत चर्चा करते हैं। एरियोक्रोम ब्लैक टी, इसे सोलोक्रोम ब्लैक भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम 1 हाइड्रोक्सी 2 नेफ्थिल 6 नाइट्रो 2 नेफ्थोल 4 सल्फोनेट है। अत्यधिक अम्लीय माध्यम में यह रंजक पॉलीमराइजेशन की टेंडेंसी रखता है। अतः इस इंडिकेटर को, इस डाई को pH 6.5 से अधिक अम्लीय EDTA में काम में नहीं लिया जा सकता, और ये एरियोक्रोम ब्लैक टी की संरचना यह स्क्रीन पर दर्शाई गई है। जब pH का मान 6 से 12 के मध्य होता है तो उस दरमियान धातु आयनों के साथ एरियोक्रोम ब्लैक टी द्वारा बने हुए यौगिकों का रंग लाल होता है, लेकिन जब विलयन में EDTA डाला जाता है तो मैग्नीशियम तथा EDTA अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं और विलयन का रंग लाल से नीला हो जाता है, जो यहां आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है कि जब मैग्नीशियम आयन के साथ में सूचक डाला गया है और
सूचक धातु जब संकुल बना है वह लाल रंग का है, और जब इसको EDTA से टाइट्रेट किया है तो यह नीले रंग में वापस परिवर्तित हो जाता है। इस विधि में धातु आयन के विलयन में बफर विलयन मिलाकर आवश्यक pH सेट कर लेते हैं। इस विलयन में सूचक यानी कि एरियोक्रोम ब्लैक टी डालकर EDTA के साथ टाइट्रेशन की जाती है। धातु हाइड्रोक्साइडों का प्रेसिपिटेशन रोकने के लिए कुछ सहायक संकुलन अभिकर्मक जैसे टार्ट्रेट या साइट्रेट भी डाला जाता है। मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, मैग्नीज और कैल्शियम को एरियोक्रोम ब्लैक टी सूचक द्वारा टाइट्रेट किया जा सकता है। यदि कॉपर, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, आयरन तथा एल्यूमिनियम की बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी भी अगर विलयन में उपस्थित है तो फिर हम एरियोक्रोम ब्लैक टी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। म्यूरेक्साइड, यह परप्यूरिक अम्ल का अमोनियम लवण होता है, अमोनियम साल्ट ऑफ परप्यूरिक एसिड। संभवतः यह प्रथम धातु आयन सूचक है जिसे EDTA अनुमापन में प्रयुक्त किया गया था। म्यूरेक्साइड का जो सॉल्यूशन है वह pH वैल्यू 9 तक तो लाल बैंगनी और pH 9 से 11 तक बैंगनी और pH का मान जब 11 से अधिक हो तो नीला बैंगनी या नीला होता है। इसके ऋणायन की संरचना यहां स्क्रीन पर दर्शाई गई है। म्यूरेक्साइड कई धातुओं के साथ संकुल बनाता है, लेकिन कॉपर, निकल, कोबाल्ट, कैल्शियम और लैंथेनाइट धातुओं के साथ इसके संकुल अधिक स्थायी होते हैं जिनकी की टाइट्रेशन की जा सकती है। म्यूरेक्साइड का जलीय विलयन अस्थायी होता है, इसलिए जब कभी भी टाइट्रेशन करें तो हमें इंडिकेटर का ताजा विलयन बनाना चाहिए। और ताजा विलयन बनाने के लिए म्यूरेक्साइड का जो 5 ग्राम को पानी के साथ अच्छी तरह हिला लेते हैं और कुछ समय के लिए रख देते हैं, और जो सैचुरेटेड जो द्रव है उसको निथार कर अनुमापन में प्रयुक्त किया जाता है। म्यूरेक्साइड सूचक का सोडियम क्लोराइड के साथ मिश्रण भी टाइट्रेशन में यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं सोलोक्रोम डार्क ब्लू या कैल्गोन की। इसे एरियोक्रोम ब्लू ब्लैक सी भी कहा जाता है। रासायनिक रूप से यह सोडियम 1 2 हाइड्रोक्सी 1 नेफ्थिल एजो 2 नेफ्थॉल 4 सल्फोनेट है। इसकी संरचना यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। इस सूचक का उपयोग मैग्नीशियम की उपस्थिति में कैल्शियम के संकुलमितीय अनुमापन में किया जाता है। इस टाइट्रेशन में pH की मान 12.3 रखा जाता है, क्योंकि इस pH वैल्यू पर मैग्नीशियम पूर्ण रूप से हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट आउट होता है। अंतिम बिंदु पर रंग परिवर्तन गुलाबी से नीला होता है, और इसका विलयन सूचक विलयन बनाने के लिए 0.2 ग्राम सोलोक्रोम डार्क ब्लू को 50 ml मेथिल अल्कोहल में घोल लिया जाता है, और इस प्रकार जो विलयन तैयार होता है 0.2 ग्राम तो सोलोक्रोम डार्क ब्लू का और 50 ml मेथिल अल्कोहल का, यह जो विलयन प्राप्त होगा उसे हम इंडिकेटर की तरह काम में ले सकते हैं। कैलमेगाइट, रासायनिक रूप से यह 1 हाइड्रोक्सिल 4 मेथिल 2 फेनिल एजो 2 नेफ्थॉल 4 सल्फोनिक एसिड है। इसकी संरचना यह स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। यह सूचक भी एरियोक्रोम ब्लैक टी के समान ही रंग परिवर्तन प्रदर्शित करता है। इस सूचक का जलीय विलयन लंबे समय तक स्थायी होता है, तो एक बार बनाने के बाद में इसे हम कई दिनों तक काम में ले सकते हैं। अब बात करते हैं कैल्सिक्रोम की। रासायनिक रूप से यह साइक्लोट्रेस 7 1 एजो 8 हाइड्रोक्सी नेफ्थलीन 3,6 डाइसल्फोनिक एसिड है। इसकी संरचना यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। यह सूचक EDTA टाइट्रेशंस के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है,
क्योंकि इसमें जो कलर चेंज होता है एंड पॉइंट पे वो ज़्यादा शार्प नहीं होता है। लेकिन EDTA के स्थान पर यदि हम CDTA यूज करते हैं तब फिर कैल्सीक्रोम को एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं और उसमें शार्प एंड पॉइंट प्राप्त होता है। फास्ट सल्फोनोन ब्लैक एफ, फास्ट सल्फोन ब्लैक एफ, रासायनिक रूप से यह 1 हाइड्रोक्सी 8 2 हाइड्रोक्सी नेफ्थेलेजो 2 सल्फोनेफ्थेलेजो 3,6 डाइसल्फोनिक एसिड का सोडियम साल्ट है। यह इंडिकेटर यानी कि सूचक फास्ट सल्फोन ब्लैक एफ विशेष रूप से कॉपर आयन की टाइट्रेशन में काम में लिया जाता है। 5% जली विलियन इसका इंडिकेटर की तरह काम में लिया जाता है। इसकी संरचना यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य कई जो इंडिकेटर्स हैं जो हम कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में यूज कर सकते हैं वो यहाँ आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित किए गए हैं। नाइट्रिलो ट्राई एसिटिक अम्ल, इसे NITA या NTA भी कहा जाता है। ट्रांस 1,2 डाइएमिनोसाइक्लोहेक्सेन N टेट्राएसिटिक एसिड, CDTA या DCTA भी इसे कहा जाता है। इसके अतिरिक्त DTPA डाइएथिलीन ट्राइअमीन पेंटाएसिटिक एसिड, इसका भी सूत्र यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त दो और इंडिकेटर यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित किए गए हैं। ऊपर जो प्रदर्शित किया गया है वह है EGTA और जो चित्र आप नीचे देख रहे हैं स्क्रीन पर वह है TTHA। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि प्रमुख संकुलमितीय अनुमापन कौन कौन से हैं, जैसे कि मर्क्यूरिक आयन और क्लोराइड आयन की टाइट्रेशन, सिल्वर नाइट्रेट और साइनाइड आयन की टाइट्रेशन। इसके अतिरिक्त हमने कतिपय प्रमुख संकुलमितीय सूचक के बारे में भी चर्चा की। उनमें प्रमुख थे एरियोक्रोम ब्लैक टी, म्यूरोक्साइड, सोलोक्रोम, डार्क ब्लू, कैल्मेगाइट, कैल्सीग्रोम, फास्ट सल्फोन ब्लैक एफ आदि। धन्यवाद।